क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। आइए। 7 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा 10 सेंटीमीटर आधार व्यास के बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर हैविंग हाइट 7 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 10 सेंटीमीटर। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, बेलन का आयतन ज्ञात करना है। तो इसमें पहले जो दिया है वो लिख लेता हूं। ठीक हो गया। आधार व्यास बेस डायमीटर है, आधार व्यास कितना है 10 सेंटीमीटर। आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, हमको त्रिज्या निकालनी है। त्रिज्या कितनी होती है, त्रिज्या कितनी हो जाएगी व्यास बटे 2। व्यास का आधा करूंगा तो त्रिज्या आ जाएगी। तो त्रिज्या मतलब मैं लिख दूंगा इसको r इज इक्वल टू, इसका हाफ हो जाएगा 10/2 और 10 में 2 से डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हो गया। बेलन की ऊंचाई कितनी है, हाइट, ऊंचाई को हम h से दिखा रहे हैं। बेलन की ऊंचाई है 7 सेंटीमीटर, हाइट है 7 सेंटीमीटर, तो इसको लिख दीजिए 7 सेंटीमीटर। ठीक। अब बेलन का आयतन का सूत्र देखिए। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बेलन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बेलन का आयतन। क्या सूत्र है, सूत्र आपको याद होना चाहिए। सूत्र याद है तो क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाता है। तो ये है πr²h। बेलन का आयतन बराबर πr²h। इन जनरल पाई की वैल्यू हम लेते हैं 22/7, 22/7 गुणा गया r² का मतलब क्या हुआ, r गुणा गया r² मीन्स r इंटू r, और r कितना है 5 सेंटीमीटर है तो हो गया 5 इंटू 5। ठीक है, r² 5 इंटू 5 और h मतलब ऊंचाई, ये हमारे पास 7 सेंटीमीटर है। इससे आप इसको काट लीजिए तो ये कितना हो गया, 5 से 22 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 110 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 550 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आयतन की इकाई क्या है, सेंटीमीटर क्यूब होती है, तो 550 सेंटीमीटर क्यूब। तो बेलन का आयतन बराबर इतना आ गया। यहां पर एक लाइन आप लिख दीजिए, बेलन का आयतन बराबर 550 सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर। ठीक हो गया। अब दूसरा देखिए, इफ 10a इज इक्वल टू 3/5 तो cos a का मान ज्ञात कीजिए। इफ 10a इज इक्वल टू 3/5 फाइंड cos a। तो ट्रिग्नोमेट्री का उपयोग करिए, त्रिकोणमिति का प्रश्न है। 10a इज इक्वल टू 3/5 तो cos a का मान निकालना, तो हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। आप जानते हैं, देखिए ये ट्रायंगल है ABC, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 अंश का कोण है। 90 अंश के कोण के सामने की भुजा कर्ण होती है, याद रखना है। ठीक है, ये कर्ण है, ये फिक्स है, ये नहीं चेंज होता। तो 90 अंश के कोण के सामने की भुजा कर्ण। अब यदि मैं ये वाला कोण ले लूं, ये वाला A कोण लेता हूं, तो कोण A के सामने की भुजा ये लंब बन जाती है, परपेंडिकुलर, अरे बन जाएगा आधार। ये कर्ण है, कोण के सामने की भुजा लंब और ये आधार। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाएगा। यदि इस वाले एंगल की बात होती, इस वाले कोण के लिए देखते, तो कोण के सामने की भुजा ये लंब हो जाती है, आधार हो जाती है। ठीक हो गया। तो हमारे पास है, इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। 10a इज इक्वल टू 3/5। 10a इज इक्वल टू 3/5। tan थीटा होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर
ओवर बेस, इसका मतलब लंब है 3 और ये है 10A। एंगल A के लिए ये लंब है, परपेंडिकुलर है और लंब मेरे पास 3 है। ठीक हो गया। और आधार आधार क्या है 5, तो ये 5 ही आधार हो गया इस कोण के लिए। ये लंब और ये क्या है आधार। ठीक है। अब मैं इस वाले कोण को इस वाली भुजा को निकालता हूँ, कर्ण को। कर्ण कैसे निकलेगा आप जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। तो आप लिखते हैं AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर कितना हो गया, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर। AB ये 5 सेंटीमीटर है, तो 5 का स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस BC ये 3 है, तो 3 का स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर 25 प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गया AC स्क्वायर बराबर 25 और 9 को प्लस करिए कितना हो जाएगा 34। तो AC आ जाएगा कितना, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 34। तो AC का मान कैसे निकलेगा, इसका स्क्वायर रूट। AC वर्ग 34 है, AC निकालना है तो इसका स्क्वायर रूट निकल गया 34। तो ये आ गया 34 है समझ में। अब आपको निकालना क्या है, इस समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं निकल गई, ये भी ये भी ये भी, ये तो दी हुई थी, ये भी निकल गया, कर्ण भी निकल गया। हमको क्या चाहिए कॉस ए। कॉस ए इज इक्वल टू कॉस ए, कोण यही वाला लिया गया है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। इस एंगल के लिए ये तो परपेंडिकुलर है, ये बेस है, इस कोण के ये लंब है, ये आधार है। तो आधार कितना है 5 बाई कर्ण हाइपोटेन्यूज, ये कर्ण है वर्गमूल 34। ठीक हो गया। तो कॉस ए बराबर 5 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 34। ठीक है ना। कॉस ए का मान चाहिए था, तो कॉस ए का मान निकल गया 5 बटे वर्गमूल 34। कॉस ए इज इक्वल टू 5 ओवर स्क्वायर रूट 34। माना वो कॉस सी पूछता, ठीक है, माना मैं कह रहा हूं कि उसने पूछा आपसे कि कॉस सी का मान कितना होगा, तो सी वाला ये वाला कोण है, इस कोण के लिए लंब है, ये आधार है, ये तो कर्ण है ये। तो कॉस सी पूछेगा, कॉस सी का मान पूछेगा, तो उसके लिए आधार ये है तब, ठीक है, सी के लिए लंब है, ये आधार है, तब आधार ये बन जाएगा 3 ओवर कर्ण मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 34। ये ध्यान रखना है। ठीक है। चलिए और आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, समांतर श्रेणी 7, 13, 19, 205 में पदों की संख्या ज्ञात करिए। फाइंड द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द AP 7, 13, 19, 205। तो AP है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी है 7, 13, 19, 205। ठीक हो गया। इसका ये बताना है कि इस AP में कितने पद हैं, हाउ मेनी टर्म्स आर इन दिस AP। तो पहला पद तो ये है, ये फर्स्ट टर्म है, ये दूसरा तीसरा, पर ये कौन सा होगा ये निकालना पड़ेगा। ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं अंतिम पद है, क्योंकि समांतर श्रेणी जा ही यहाँ तक रही है, प्रारंभ यहाँ से है, ये तो पहला पद हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया, और ये अंतिम पद है लास्ट टर्म। ठीक है। तो माना ये एनवां पद है, ये मान लेते हैं ये कौन सा पद है, एनवां पद है।
माना एपी में पदों की संख्या एपी में पदों की संख्या n है। ये जो पूरी एपी है जिसका लास्ट टर्म 205 है उसमें पदों की संख्या क्या है, n है। तो आप जानते हैं लास्ट टर्म L बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। अंतिम पद बराबर a, ये प्रथम पद होता है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये सारबंतर है। तो L कितना है 205, तो यहाँ लिख देता हूँ 205 इज इक्वल टू a, ये फर्स्ट टर्म है 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब सार अंतर कैसे निकलता है देखिए, सार अंतर कॉमन डिफरेंस, सार अंतर होता है दूसरे में से पहले को घटाइए, इसमें से इसको माइनस करिए, इसमें से इसको माइनस करिए, किसी को भी करिए, इसमें से इसको माइनस कर लीजिए। तो d बराबर 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6। डी का मान कितना हो गया, 6 हो गया, तो यहां रख दीजिए 6। ठीक है, अब सॉल्व करना है, कितना हो गया, इस 7 को प्लस 7 को तो यहां ले आएगी, माइनस हो जाएगा। 205 माइनस 7 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। तो 205 में 7 माइनस हुआ तो 198 हो गया। 198 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। यदि आप n माइनस 1 का मान निकालना चाहते हैं तो ये जो 6 है इसके नीचे आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि n माइनस 1 इज इक्वल टू 198/6। अब काट दीजिए, 6 × 18, 1 18, 6 × 18, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 33। n माइनस 1 33 है, तो n कितना हो गया, ये माइनस 1 जाएगा तो प्लस हो जाएगा। n इज इक्वल टू 33 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 34। ठीक है, तो आपको पूछा गया कि पदों की संख्या कितनी है, आप लिख देंगे 34। इस एपी में पदों की संख्या, ठीक है, एपी में पदों की संख्या इज इक्वल टू 34। नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एपी आर 34। इस एपी में कुल 34 पद हैं। ठीक है, तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। एपी से तो क्वेश्चन आते आते हैं, तैयार कर लीजिए बढ़िया सा। ठीक है, चलिए 3825 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करिए। एक्सप्रेस 3825 एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर का मतलब हुआ अभाज्य गुणनखंड। अब मैं इसको सॉल्व यहाँ कर लेता हूँ, ये तो सॉल्व हो गया है, तो इसको मैं वाइप कर लेता हूँ। ठीक है, इसके लिए जगह बना लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए जगह बना लेते हैं। आप देखिए, तो इस रूप में करेंगे, मेहनत करेंगे, बढ़िया सा प्रैक्टिस करेंगे, तो बहुत अच्छी मार्क्स आएंगे आपकी मैथ्स में, बहुत अच्छी मार्क्स आएंगी। ठीक है, तो देखिए 3825 को प्राइम फैक्टर में व्यक्त करना है। प्राइम फैक्टर मतलब अभाज्य गुणनखंडों में सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ऐसे चलता रहता है। ये क्या है, प्राइम फैक्टर, अभाज्य संख्या, जिनमें या तो स्वयं का भाग जाएगा या 1 का जाएगा, उसके अतिरिक्त किसी और का नहीं जाएगा। तो इसको मैं प्राइम फैक्टर में बदलता हूँ। देखिए 3825 का प्राइम फैक्टर बना रहा हूँ। 3 से डिवाइड होता है, 3 से इसमें भाग जाता है। 3 यहाँ रखिए,
3 एकम 3, 3 1 जा 3, अभी 8 है, 3 2 जा 6, 2 22, 22 हो गया, 3 7 21, फिर 15, 3 पंजे 15। ठीक है, अभी इसमें फिर 3 से डिवाइड हो रहा है ये, 3 4 जा 12, 3 चौके 12, फिर 6, 3 दूनी 6, 15, 3 पंजे 15। अब इसमें 3 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से इसमें भागने जा रहा है। अब 5 से जाएगा सीधे, देखिए 5 8 40, 2 25, 5 पंजे 25, फिर अभी 5 से भाग जाएगा, 5 एकम 5, 3 35, 5 7 35। ठीक है, अब केवल 17 से ही भाग जाएगा, 17 एकम 17, लास्ट में 1 रह गया। तो ये जो आए ना, ये सब ये अभाज्य गुणनखंड हैं, ये प्राइम फैक्टर हैं। 3 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, 5 अभाज्य है, 17 अभाज्य है। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा 325 के अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3825। देखिए मैं लिख दूंगा 3825 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। इन सब का मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा, इन सब का गुणा करूँगा तो ये आ जाएगा। और ये सब क्या हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। इसको एक रूप में और भी लिख सकते हैं, या तो ऐसा ही लिखिए या ऐसा लिख दीजिए कि 3825 इज इक्वल टू 3 और 3 कितनी बार है? 2 बार है, तो इसको लिख दो 3 स्क्वायर इंटू 5 और 5 2 बार है, तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर इंटू 17। बस ये है तरीका प्राइम फैक्टर में लिखने का, ये है तरीका। इस रूप में इसको लिखेंगे आप फैक्टर ट्री से, ठीक है, उससे भी कर सकते हैं, उस तरीके से भी, या ये भी बहुत आसान तरीका है। तो जो आपको उचित लगेगा आप करेंगे। तो इस रूप में अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 मैंने एक साथ लिख दिए हैं। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, आप एक एक करके इनको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पहले मैं ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन ये है। क्वेश्चन नंबर 6, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः 0 व स्क्वायर रूट ऑफ 5 हैं। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, the sum and products of its zeros are 0 and square root of 5 respectively। बहुपद के शून्यक क्या होते हैं? किसी बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक मतलब कि चर का वह मान जो बहुपद के मान को शून्य कर दे, वो वह शून्यक। ठीक है ना। अब द्विघात बहुपद है तो द्वि मतलब 2, 2 घात है तो 2 ही इसके शून्यक होंगे। ठीक है ना। तो चलिए मैं लिख लेता हूं, माना मुझे नहीं मालूम कौन कौन शून्यक है, मैं मान लेता हूं, माना बहुपद के शून्यक, माना बहुपद के शून्यक जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल अल्फा व बीटा हैं। माना बहुपद के शून्यक अल्फा व बीटा हैं, तो हमारे पास क्या दिया हुआ है? अल्फा प्लस बीटा, मतलब शून्यकों का योग। या देखिए शून्यकों का योग 0 और शून्यकों का गुणनफल ये, तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, जो मैंने 2 शून्यक लिए ना अल्फा और बीटा, उनका योग कितना है, उनका जोड़ कितना है? 0। ये इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी बात है कि शून्यकों का गुणनफल, तो अल्फा और बीटा का गुणनफल
अल्फा बीटा बराबर शून्य का अल्फा बीटा हुई, इनका गुणनफल बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 5। यह है शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो तब बहुपद कैसे लिखते हैं, ध्यान दीजिए, इसको बहुत ध्यान दीजिए। तब बहुपद हम कैसे लिखेंगे, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद थ्योरी ऑफ इक्वेशन, वहां से भी ये चीज आती है। पर चलिए आप समझिए, द्विघात बहुपद होता है, द्विघात मतलब चर में दो घात, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा। जरा इस इक्वेशन को आप याद रखिए। यदि किसी बहुपद के शून्यक एल्फा और बीटा हों तो वह बहुपद इस रूप में दिया जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा। इसको याद कर लीजिए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो अब आप देखो, तो द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एल्फा प्लस बीटा कितना है 0, तो माइनस 0 इंटू एक्स प्लस एल्फा बीटा कितना है स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक हो गया, तो आपके पास बहुपद आ गया एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये आ गया द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद हो गया एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है, तो द्विघात बहुपद बराबर ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर। इसको सॉल्व करते हैं डियर स्टूडेंट। आइए, तो इस रूप में बड़े ध्यान से आप समझें इन क्वेश्चंस को, तो निश्चित रूप में आप बोर्ड एग्ज़ाम में आपको हेल्प मिलेगी। जब आप जो ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, तो जब आप इसको देखेंगे तो एग्ज़ाम में आपको हेल्प मिलेगी, क्वेश्चन इस रूप में सॉल्व करने हैं। ठीक हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आइए, माध्य, माध्यक और बहुलक में संबंध लिखिए। राइट द रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मॉड। इसको याद कर लेना। ठीक है, माध्य, माध्यक और बहुलक में संबंध। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं क्या होता है, जो मुझे याद है, मीन माइनस मीन माइनस मॉड। देखिए, मीन माइनस मॉड इज इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन। ये होता है, मतलब मीन मतलब माध्य, मतलब मैं कह रहा हूं माध्य माइनस मॉड कहते हैं बहुलक के लिए, बहुलक बराबर 3 मीन हो गया माध्य माइनस मीडियन हो गया माध्यक या माध्यिका। एक ही बात है, माध्यक बोलिए चाहे माध्यिका बोलिए, एक ही बात है। जो आपकी बुक में लिखा हुआ है उसको मैं लिखूंगा, थोड़ा इसको सॉल्व कर लेता हूँ। या तो सीधा इसको याद कर लीजिए, या एक सरल रूप और निकालता हूँ। देखिए, इसको मैं थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ। माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 की गुणा इसके साथ 3 माध्य माइनस इसके गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ तो ये आ गया, माइनस इसके गुणा इसके साथ तो ये आ गया 3 माध्यक। ये ठीक हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं ऐसा करता हूं, देखिए इसको तो ले आता हूं यहां, इसको मैं जब यहां लाऊंगा बाएं पक्ष में तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 3 माध्यक बराबर, इसको मैं ले आया यहां। ठीक है, इन दोनों को ले आया मैं आगे राइट हैंड साइड में, इसको तो लेफ्ट हैंड साइड में लाया तो ये प्लस बन गया, माइनस का प्लस बन गया। राइट हैंड साइड में 3 माध्य, ये माध्य यहां जाएगा तो माइनस बन जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस माध्य
प्लस यहाँ जाके माध्य माइनस हो गया, और बहुलक माइनस है, दाएं पक्ष में जाएंगे तो प्लस हो गया बहुलक। अब ये कितना हो गया, 3 माध्यक बराबर 3 माध्य में एक माध्य माइनस हो गया तो 2 माध्य आ गया, 2 माध्य प्लस बहुलक। ठीक है, 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, ऐसा भी लिख सकते हैं। इसको पहले कर लो, इसको बाद भी कर लीजिए। तो आपकी बुक में जो लिखा गया है, ये वाला सूत्र लिखा गया है, 3 माध्यक बराबर 3 माध्यक बराबर बहुलक, उन्होंने पहले लिखा हुआ है बहुलक प्लस 2 माध्य, 2 माध्य। ठीक हो गया। ठीक से लिख देता हूं, तो इसको आप याद कर लेंगे रिजल्ट के रूप में। 3 माध्यक, 3 माध्यक बराबर बहुलक बहुलक। ठीक है, ये ह है बहुलक प्लस 2 माध्य, ये है रिलेशनशिप। इसको आप याद कर लेना जरा, इसी को याद कर लेना, आपकी बुक में यही दिया गया है। ठीक है, 3 माध्यक, 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, इसको याद कर लेना। इतना सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ये तो मैं आपसे कह रहा था कि मुझे ये इस रूप में याद है, माध्य माध्य का बहुलक में क्या संबंध है, मुझे इस रूप में याद है। पर आपकी बुक में इस रूप में लिखा गया है, तो इसी को याद कर लीजिए, सरल सा है। 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। ठीक है ना। तो यदि मैं इसको इंग्लिश में भी लिखना चाहूँगा तो 3 माध्यक मतलब मीडियन, 3 मीडियन इज इक्वल टू, बहुलक को कहते हैं इंग्लिश में मॉड, MOD प्लस 2 माध्य, माध्य मतलब मीन। तो इंग्लिश में मैंने क्या लिख दिया, 3 मीडियन इज इक्वल टू मॉड प्लस 2 मीन। ठीक है, इसको याद रखना। माध्य माध्यक बहुलक, माध्यक बोलो या माध्यिका बोलो एक ही बात है, ये संबंध है, इसको याद कर लीजिए। सीधे आप कुछ निकालना वकालना कुछ नहीं है। यदि ऐसा प्रश्न पूछा गया है 1 मार्क्स का, तो सीधा इतना लिख देना, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। ये तो मैं आपसे जो कह रहा था कि मुझे ऐसा याद है, आपकी बुक में ऐसा दिया हुआ है, बात एक ही है, इससे मैंने ये निकाल दिया। तो आप सीधे इसको याद कर लीजिए, 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन गया। कुछ नहीं करना है, सीधी ये बातें लिख देनी है, ये वाला लिख देना है, 3 माध्य की इक्वल टू बहुलक प्लस 2 माध्य। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया, 1 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक हो, चलिए अब चलो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। चलिए, ठीक है ना, समझ में आपको आ रहा होगा। ठीक ठीक, तो ठीक से आप समझिए और ठीक से क्वेश्चन को करिए, प्रैक्टिस खूब करिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको ज़्यादा याद आएगा, उतना आप ज़्यादा कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए का मान क्या होगा। ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के, अच्छा ये अभी 8 है ना, ये तो 8 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के 9 तक 1 मार्क्स के हैं। अभी 1 मार्क्स का क्वेश्चन एक और सॉल्व करूंगा। तो इसकी वैल्यू निकाल लें, किसकी, इसकी वैल्यू निकालनी है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए की वैल्यू निकाली है। आपने ट्रिग्नोमेट्री में, त्रिकोणमिति में 3 सर्वसमीकरण पढ़ी, 3 आइडेंटिटीज आपने वहाँ पढ़ी। क्या क्या पढ़ी आपने, एक आपने पढ़ा
साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। इसको आप ऐसा भी कहते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक पढ़ा आपने 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। एक आपने पढ़ा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। या यहाँ पर मैं ए लिख रहा हूँ तो आप ए लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ सबके साथ यदि ए लिख रहा हूँ तो ए लिख दीजिए। कोण है ना, ए कोण है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इनको याद कर लीजिए अभी अभी। आप जैसे इस वीडियो को देखते रहेंगे तो इनको तुरंत याद कर लीजिए। जब आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, त्रिकोणमिति के प्रश्न सॉल्व करेंगे ना, तो वहाँ इनका यूज़ होता है। अब देखो मैं इन तीनों में से एक का यूज़ यहाँ करूँगा। देखो दिस इज इक्वल टू 9। मैं सेक स्क्वायर ए का मान लिखता हूँ। देखो सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये लिख देता हूँ। सेक स्क्वायर ए की जगह लिख देता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, ठीक है। क्यों मैंने ऐसा लिखा, मेरे पास ये है, ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए की जगह मैंने क्या लिख दिया, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख दिया। दिस इज इक्वल टू अंदर मल्टीप्लाई करिए 9 प्लस इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करिए 9 टेन स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। इस 9 की मल्टीप्लाई ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि इसका मल्टीप्लाई इसके साथ भी करना है। 9 1 जा 9 और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा, इसीलिए तो ब्रैकेट लगाते हैं। तो 9 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 9, 9 की मल्टीप्लाई टेन स्क्वायर के साथ 9 टेन स्क्वायर ए, तो माइनस 9 टेन स्क्वायर ए कट गया इससे, तो ये आ गया दिस इज इक्वल टू 9। ये आ गया 9, ठीक है। 9 आ गई इसकी वैल्यू। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 9। सरल सा है क्वेश्चन नंबर, मीन्स क्वेश्चन नंबर 8 1 मार्क्स का। तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन जितना शॉर्ट आप कर सकें आप करिए, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। बिंदुओं ए बी तथा माइनस ए माइनस बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए बी एंड माइनस ए माइनस बी। अब आप देखिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ये सूत्र आपको याद रखना है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो डायरेक्ट वो लगा देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। माना दो बिंदु हैं, मैं लिखता हूँ। माना एक पॉइंट आपका ए है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1। एक बिंदु बी है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। यदि आप ए से बी की दूरी निकालना चाहें, ए बी की दूरी निकालना चाहें, तो ए बी बराबर स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ए बी दो बिंदुओं के बीच की दूरी ए बी बराबर स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। एक पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स, जिसके निर्देशांक x1 y1 हैं। पॉइंट बी दूसरा बिंदु है जिसके निर्देशांक x2 y2 हैं। यदि ए और बी के बीच की दूरी चाहिए तो इस सूत्र से निकलेगा। अब यहाँ पर एक बिंदु क्या है, ए बी, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ए बी। ये बिंदु क्या है, दूसरा बिंदु माइनस ए माइनस बी, ठीक है, ठीक है ना। तो इन बिंदुओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, इन बिंदुओं के बीच की दूरी
डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 ये है x2 माइनस a माइनस x1 ये है a का स्क्वायर प्लस y2 क्या है माइनस b माइनस y1 है b माइनस b ये हो गया। ठीक है, x2 माइनस x1 कितना है माइनस a माइनस x1 a इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 क्या है माइनस b माइनस y1 क्या है ये b, तो y2 माइनस y1 का स्क्वायर हो गया। तो कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस ए और माइनस ए कितना हुआ माइनस 2a, तो माइनस 2a का स्क्वायर प्लस माइनस बी और माइनस बी कितना हो गया माइनस 2b माइनस 2b का स्क्वायर। ठीक है, अभी कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू माइनस 2a का स्क्वायर कितना हो गया, माइनस 2a का मतलब हुआ माइनस 2a इंटू माइनस 2a, ये तो है इसका स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 और a की मल्टीप्लाई a स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये 4a स्क्वायर हो गया ये, अरे कितना हो गया ये भी 4b स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2b इंटू माइनस 2b कितना हो गया 4b स्क्वायर। ठीक है, तो यहां मैं आगे लिख लेता हूं, इसकी वैल्यू आई कितना 4a स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर हो गया 4b स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखो कितना हो जाएगा ये, मैं 4 ले लेता हूं इन दोनों में कॉमन, यहाँ भी है 4 कॉमन आ गया, यहाँ पर बच गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर रूट वर्गमूल 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4 होता है 2, तो ये हो गया 2 स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट 4 का वर्गमूल 2, तो स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, इसका नहीं निकलेगा, इसलिए निकलेगा बीच में क्या है प्लस है, तो इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ये दिया जाएगा 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं डियर स्टूडेंट, ये वाला इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र ठीक से तैयार कर लीजिए, इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना, तो सूत्र आपको याद रखना है, और जब सूत्र आपको याद हो जाएगा तो आसानी से आप उसको अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 आप देखिए, इसको देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्यूशन। HCF, ठीक है, 336, 54 का 6 है, तो इसका एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो आपने पढ़ा है, एक सूत्र पढ़ा आपने कि HCF AB का A और B का HCF और LCM A और B का बराबर होता है A इंटू बी। इस सूत्र को आप तैयार रखिए, इसको भी याद कर लीजिए। HCF A और B का HCF A कॉमा B का, LCM A कॉमा B का, HCF निकाला LCM निकाला, इन दोनों का गुणनफल दिया जाएगा इन संख्याओं के गुणनफल के बराबर। ठीक हो गया, समझ में आ रहा है?
एलसीएम एचसीएफ का मतलब हुआ मौसौ गुणा लौसौ, दो संख्याओं का मौसौ मैतम समापर्तक गुणा गया दो संख्याओं का लौसौ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब यहाँ पर एचसीएफ किस किस का दिया हुआ देखिए, एचसीएफ किस किस का 33654 इंटू एलसीएम किसका निकालना है, इसका 54 बराबर इन दोनों का एचसीएफ इन दोनों का एलसीएम बराबर कितना होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा 336 इंटू 54, यही तो सूत्र है। ठीक है, इन दोनों का एचसीएफ इन दोनों का एलसीएम इन दोनों का गुणा क्या होगा, इसका और इसका गुणनफल। ठीक है ना। अब इसकी वैल्यू दे रखी कितना 6, तो यहां लिख देता हूं 6 इंटू एलसीएम 33654 इज इक्वल टू 336 इंटू 54। इसका मान निकालना है, फाइंड एलसीएम ऑफ दिस, तो निकाल लीजिए एलसीएम इसका 336,54 इज इक्वल टू, अभी मल्टीप्लाई में है ना, इसके साथ ही गुणा में, तो ये भाग में चला जाएगा 336 इंटू 54 डिवाइडेड बाई 6, यहाँ मल्टीप्लाई में है 6, गुणा में है तो यहाँ कहाँ चला जाएगा, डिवीजन में, भाग में। अब काट लीजिए 6 9 54 और 9 से इसको गुणा कर लीजिए, कितना हुआ 336 इंटू 9, 9 छक्के 54 का 4, 5 9 3 27 और 5 32 का 2, 3 9 3 27 और ये हो गया 3024। ठीक हो गया। तो यहां पर मैं आंसर लिख लेता हूं, एलसीएम किस किस का 336 54 का एलसीएम निकालना है, तो कितना आ गया 3024। ठीक है, तो ये सूत्र इतना इंपॉर्टेंट है, दो संख्याओं का एचसीएफ गुणा गया दो संख्याओं का एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, दो संख्याओं का मौसौ गुणा गया दो संख्याओं का लौसौ बराबर संख्याओं का गुणनफल। वही मैंने सूत्र लगाया, ये मुझे दिया हुआ था, ये मुझे निकालना था। ठीक है, और संख्याएं भी हमको मालूम है, एक संख्या ये है, सूत्र लगाया तो मेरे एलसीएम निकल गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक हो गया, तो ठीक से आप तैयारी करिए, बढ़िया सा समझिए और मेहनत करिए भाई। बहुत कम दिन आपके एग्ज़ाम के लिए रह गए हैं, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, तो तैयारी करिए बढ़िया सा। अच्छी तैयारी करेंगे तो बोर्ड का पेपर बहुत अच्छा आपका आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, देखिए बहुपद, ये पॉलिनोमियल है, बहुपद है 4u² प्लस 8u, ये बहुपद है। इसमें चर क्या है, u है, वेरिएबल यहाँ पर क्या है, u वेरिएबल है, बहुपद है। ठीक है ना, के शून्य ज्ञात कीजिए, आगे रहने दीजिए, चलो एक बार पढ़ लेता हूँ। बहुपद इतने के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांक के बीच के संबंधों की सत्यता की जांच करिए। फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 4u² प्लस 8u एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 से 2 मार्क्स के क्वेश्चन शुरू हो गए, ये 11 वाला भी 2 मार्क्स का है। अब आप देखो, बहुपद जो है ना,
इसमें जो वेरिएबल है, चर है, वो u है और उसकी पावर क्या है, 2 है। तो ये द्विघात हो गया, क्वाड्रेटिक। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसके कितने शून्य होंगे, 2। u की घात 2 है, चर की अधिकतम घात 2 है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसके शून्य भी कितने होंगे, 2 होंगे। तो मैं मान लेता हूं, माना बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा हैं। लेट द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज अल्फा बीटा। ठीक है, इस पॉलिनोमियल के शून्य के हैं। अब मुझे पहले इसकी बाद में आवश्यकता पड़ेगी, चलो मैं इसको लिख तो लिया मैंने, ठीक है, पर मुझे शून्य चाहिए ना। तो शून्य का मतलब होता क्या है, आप देखिए, शून्य मतलब ये शून्य हो जाए, u का वह मान जिसको मैं यहां रखूं और ये शून्य हो जाए, ये शून्य हो जाए बहुपद। ठीक है, तो मुझे u के मान निकालने हैं पहले, कि u के वो कौन से मान हैं जिसके लिए बहुपद क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो मैंने इसको शून्य रख दिया अपनी ओर से, इससे मुझे u के मान निकल जाएंगे। अब 4u² और 8u में कॉमन क्या है, 4u कॉमन है, 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, u² मतलब u इंटू यू, तो 4u तो कॉमन आ गया, यहाँ पर बच गया u प्लस 4 कॉमन आ गया, तो 4 2 जा 8 2, u बाहर कॉमन आ गया, ये हो गया। अब इन दो का मल्टीप्लाई 0 है, तो 2 का मल्टीप्लाई 0 का मतलब होने का मतलब क्या हुआ, इसका और इसका मल्टीप्लाई 0 है, तो या तो ये 0 है या ये 0 है। यदि 4u बराबर 0, तो इसका मतलब u बराबर 0। 4u बराबर 0, तो इसका मतलब u बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक हो गया। यदि ये 0 है, यदि u प्लस 2 0 है, तो मैं +2 को वहां ले जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, तो u इज इक्वल टू कितना हो गया, -2। ठीक है, तो u के दो मान हो गए, u बराबर 0, u बराबर -2। यदि मैं इसमें u बराबर 0 रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा। एक शून्य के है, एक 0 ये है, मतलब u का वह मान जिससे 0 हो जाए, एक 0 ये है, और ये क्या है, u का मान -2 करूंगा यहाँ, तो -2 का स्क्वायर 4 + 4 16, और यहाँ u इक्वल टू -2 करूँगा, -16, ये भी 0 हो जाएगा। तो दो शून्य हो गए, एक 0 और दूसरा कौन है, -2। ठीक हो गया। तो एक चीज ये मैंने लिख दी यहां पर, इधर लिख देता हूं, बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हो गया 0, -2। ठीक हो गया। 0, -2 हमारे पास पॉलिनोमियल के जीरोज निकल गए। तो एक पार्ट तो इसका ये है, बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए, ये हो गया। एक नंबर तो आपका बन गया यहां पर। ठीक है, और आगे चलता हूं, अभी मुझे और आगे भी निकालना है। ठीक है ना, अभी और आगे भी काम करेंगे। तो पहला वाला पार्ट तो निकल गया कि बहुपद के शून्यक। ठीक है, तो बहुपद के दो शून्यक हो गए, एक है 0, एक है -2। ठीक हो गया। अब आप क्लियर समझ गए होंगे कि बहुपद का शून्यक मतलब चर का वह मान, यहाँ पर चर u है जिसके लिए ये 0 हो जाए, तो u बराबर 0 रखूंगा तब भी ये 0 हो गया, u बराबर -2 रखूंगा तब भी ये 0 हो गया। तो दो शून्य निकल गए, पहले में यही है। क्लियर। और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, अब बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, शून्यकों और गुणांक के बीच के संबंधों की सत्यता की जांच कीजिए। देखिए, मैं एक बहुपद लिखता हूं, ax² + bx + c, ये है, ये द्विघात बहुपद है। ax² + bx + c, a 0 नहीं होना चाहिए, ये द्विघात बहुपद है। यदि इसके शून्यक अल्फा बीटा है, याद रखिए,
यदि इस बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा है, ध्यान से समझिए, ये बहुपद है, x में 2 घात है, बहुपद है, एक्स स्क्वायर का गुणांक a है, x का गुणांक b है और एक कांस्टेंट है, अचर पद। ठीक होगी, ठीक है। तो यदि इसके शून्यक अल्फा बीटा है तो क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा का मान मालूम है क्या होता है? बहुपद के शून्यकों का योग क्या होगा? माइनस बी बाई ए, एक्स का गुणांक माइनस करके एक्स का गुणांक बटे एक एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस लगा देना है, माइनस बी बाई ए। बी क्या है? एक्स का कोफिशिएंट है, एक्स का गुणांक है, और ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है। और अल्फा बीटा इन दोनों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कांस्टेंट सी बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये ध्यान रखेंगे आप। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए और अल्फा बीटा बराबर सी बाई ए। ठीक हो गया। अब ध्यान दीजिए, मेरे पास जो बहुपद है वो क्या है? 4u स्क्वायर प्लस 8u। ठीक है। अब इसमें देखो, इससे इसको मिलाओ, a की जगह 4 है, x की जगह u है। ठीक हो गया। यहाँ पर u स्क्वायर का गुणांक क्या है? 4 है, u का गुणांक क्या है? 8 है, और यहाँ कांस्टेंट है, यहाँ नहीं है, तो जब नहीं है तो मैंने प्लस 0 कर दिया। मैंने क्या कर दिया? प्लस 0 कर दिया। अब मैं क्या लिख रहा हूं? देखिए, अल्फा प्लस बीटा क्या हुआ? शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। अब आप देखो, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, ध्यान दीजिए, शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा। यदि शून्यक अल्फा बीटा हैं तो उनका योग बराबर क्या होता है? माइनस बी बाई ए। यहाँ पर b का मान क्या है? ये 8 है, ये a है, ये b है, ये c है। क्या सूत्र है? माइनस बी बाई ए माइनस b कितना है? इस u का गुणांक 8 बाई a क्या है? इस u स्क्वायर का गुणांक। जैसे ये a 4 हो गया, तो ये कितना हो गया? 4 दूनी 8 माइनस 2। और मेरे पास शून्यांकों का योग आया हुआ है। मेरे पास शून्यकों का योग क्या है? ये है ना शून्यक। तो यदि मैं शून्यकों का योग निकालूंगा, शून्यकों का योग, ये है ना शून्यक, इन दोनों को जोड़ दूंगा तो 0 प्लस -2। तो यहाँ तो ये -2 आया हुआ है, और 0 में -2 जोड़ूंगा तो -2 बराबर -2 हुआ कि नहीं हुआ? हो गया प्रूफ, है ना। एक बात हो गई। क्या कह रहे थे? शून्यकों और गुणांक के बीच संबंध। ये गुणांक हैं, ये गुणांक है, जैसे a b ये गुणांक है, इनके बीच संबंध अब बिल्कुल फिट हो गया ना। शून्यकों का योग बराबर माइनस बी बाई ए, यहाँ से माइनस बी बाई ए का मान -2 आया। अरे कह रहा है शून्यकों का योग, इन दोनों को जोड़ो, वो भी आ गया -2 बराबर -2। एक बात तो सत्य हो गई। ठीक। दूसरा देखिए, दूसरा पार्ट आप देखिए, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है। अब देखो ध्यान से, अल्फा बीटा, आप देखो अल्फा बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल, क्योंकि शून्यक अल्फा बीटा माने हुए हैं ना। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? c बाई ए। आप देखिए, ठीक है, इसको मैं क्या लिख रहा हूं? शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ठीक हो गया। अब शून्यकों का गुणनफल, एक शून्यक 0 है और दूसरा -2 है। ठीक है, तो 0 गुणा गया -2। और यहां देखो c बाई ए, ये a है, ये b है, ये c है, तो c की जगह 0 आ गया, 0 बाई a मतलब 4। तो शून्य में -2 का गुणा करेंगे तो ये भी शून्य, और शून्य में 4 से डिवाइड करेंगे ये भी शून्य हो गया। ये भी रिलेशनशिप बन गया।
ठीक है ना। किस किस का रिलेशनशिप? शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंधों की सत्यता जांच हो गई कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है, ठीक है, और अल्फा बीटा शून्यकों का गुणनफल सी बाई ए के बराबर होता है। आया समझ में? बस इस रूप में क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 12 आप देखिए, ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन निकाल देते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 12 है ना, इसमें इंटरनल चॉइस है, आंतरिक चॉइस है आपके पास कि या तो ये करो या ये करो। तो मैं दोनों को सॉल्व कर लेता हूँ। आपको तो एग्जाम में एक ही करना है, जो आपको ज़्यादा अच्छा आता है, बढ़िया ढंग से आता है, उसको आपको करना है। या तो ये करेंगे या ये करेंगे, यदि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आएंगे ना, अथवा में भी तो आते हैं, अथवा मतलब या तो इसको करें या इसको करें, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को मैं देखता हूँ, पहले ऊपर वाला। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। फाइंड 2 नंबर्स whose sum is 27 एंड प्रोडक्ट इज 182, ठीक है। तो मान लेते हैं, अब हमको कुछ मालूम नहीं है जब कि संख्याएं वो कौन कौन हैं, और कह रहा है कि वह 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए, हमको तो नहीं मालूम, तो मान लेते हैं। माना एक संख्या x है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? आप ही बोले जरा, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? एक यदि x है तो दूसरी कितनी हो जाएगी? आप देख रहे हैं 2 संख्याओं का योग 27 है, 2 संख्याओं का योग माना 15 है, 15 है। यदि एक 5 है तो दूसरी 15 माइनस 5 बराबर 10। 2 संख्याओं का योग 20 है, यदि एक 12 है तो दूसरी 20 माइनस 12 8। तो वैसे तो है 2 संख्याओं का योग 27 है। हमने कहा यदि एक संख्या x है और 2 का योग 27 है तो दूसरी संख्या क्या निकलेगी? 27 माइनस x। इसको और इसको जोड़ूंगा तो 27 आ गया, ठीक है। अब इनका गुणनफल देखिए, गुणनफल, इन संख्याओं का गुणनफल, प्रोडक्ट देखिए कितना होगा। एक संख्या ये है, एक ये है, इनका गुणनफल कर लेते हैं। इन 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर, ये कितना निकल गया? गुणनफल कह रहे हैं 182, इनका गुणनफल 182 है। तो दिस इंप्लाइज दैट x के गुणा इसके साथ तो 27x, x के गुणा x के साथ तो माइनस बढ़ेगा, प्लस और माइनस गुणा माइनस, x गुणा x कितना होगा? x स्क्वायर बराबर 182। इन दोनों को मैं राइट हैंड साइड में ले जाता हूँ तो यहाँ 0 बन जाएगा, राइट हैंड साइड में ले जाऊँगा तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये प्लस वहाँ जाएगा तो माइनस हो गया, माइनस 27x। और ये यही है, उसको नहीं बदला मैंने, इसका पक्ष नहीं बदला, सबको राइट हैंड साइड ले गया, यहाँ जा कर के प्लस हो गया, ये यहाँ जाएगा माइनस हो जाएगा, ये अपनी जगह है ये, ठीक है। अब देखो ये त्रिपदी है, ट्राइनोमियल टाइप का है, ठीक है। तो इसका गुणनखंड करने के लिए, ऐसे भी आपके पास गुणनखंड हैं आपके सिलेबस में, तो इसका गुणा करना है। 182 और एक्स स्क्वायर का गुणा होना है 182 गुणा एक्स स्क्वायर, 182 गुणा एक्स स्क्वायर, इन दो का गुणा करके, ठीक है, इसके 2 ऐसे भाग करिए जिनको जोड़ करके -27 और गुणा करके इतना आए, तो कितना होगा? कौन कौन होंगे वो संख्याएं? कौन कौन होंगी? आप देखिए 182 चाहिए ना, तो ऐसा देखते हैं, इसके मैं जरा फैक्टर कर लेता हूं। 2 9 18, 2 एकम 2, 7 13 7 91, तो ठीक हो गया, 13 और 14 हो जाएंगे वो। आप ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस
13x माइनस 14x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। माइनस 13x और माइनस 14x माइनस 27x और माइनस 13x और माइनस 14x का मल्टीप्लाई करूंगा तो 182x स्क्वायर आएगा। ठीक है, 7 दूनी 14 और 14 और 13 का गुणा करेंगे तो 182 आएगा। तो जब आपको इस टाइप के फैक्टर का भी इस टाइप का इक्वेशन बनेगा और आपको फैक्टर नहीं आएंगे तो ऐसे कर लेना आप। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें कॉमन क्या है, x कॉमन है, ये हो जाएगा x माइनस 13। इसमें कॉमन क्या है, आप देखो माइनस 14 कॉमन ले लेता हूं तो x माइनस 13, क्योंकि मैं 182 को क्या लिख दूंगा 14 इंटू 13। आप देख रहे हैं माइनस 14x प्लस 182 को मैं लिख रहा हूं 14 इंटू 13। 14 इंटू 13 182 होता है। ठीक है ना। अब माइनस 14 कॉमन ले लूंगा तो यहां पर बचेगा x। ठीक है ना। और माइनस कॉमन क्या रखा है 14। यहीं पर आप देखो, यदि मैं इन दोनों में कॉमन लेना चाहूँगा, मैंने माइनस 14 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचेगा x, ये हो जाएगा माइनस 14 तो बाहर आएगा ये 13, क्योंकि इसकी गुणा इससे होगी तो माइनस 14x, इसकी इससे होगी तो प्लस हो जाएगा अब 14 इंटू 13। ठीक है, यहाँ समझ गए आप। अब कितना हो जाएगा, इन दोनों में कॉमन हो गया आपके पास x माइनस 13 कॉमन आ गया इसमें और इसमें, तो यहाँ छूट गया x माइनस 14 बराबर 0। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर मेरे पास x की वैल्यू निकल रही है, मेरे पास x का मान आ रहा है। क्या आ रहा है, x माइनस 13 इंटू एक्स माइनस 14 इज इक्वल टू 0। इन दो फैक्टर का गुणा 0। यदि ये 0, यदि भाई इन दोनों का गुणा 0 है तो या तो ये 0 है या ये 0 है। तो यदि x माइनस 13 बराबर 0 तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको यहाँ ले जाएंगे तो x बराबर 13, इसको यहाँ ले गए तो प्लस बन गया। यदि ये 0 है x माइनस 14 0 है तो इसका मतलब हुआ x इज इक्वल टू 14। ठीक है, तो ये निकल गई संख्या। एक संख्या क्या मान रखी x है तो दूसरी, तो एक संख्या क्या हो गई, एक संख्या हमने माना हुआ है ना, माना एक संख्या x है, तो एक संख्या यदि 13 है तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी 27 माइनस 13। x का मान निकल गया ना 13, तो 27 में 13 गया तो वो निकल गया 14। ठीक है, और यदि मैं कहूं कि एक संख्या या एक संख्या, यदि मैं कहूंगी एक संख्या 14 है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 27 माइनस 14 तो हो जाएगी 13। तो या वो संख्याएं या तो आप ये कहें कि वो संख्याएं क्या हैं 13 और 14 हैं, या आप कहिए कि वे संख्याएं 14 और 13 हैं। एक ही बात है, आगे पीछे वाली बात है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर हमसे पूछा हुआ है दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो संख्याएं हो जाएंगी डियर स्टूडेंट, मैं लिख देता हूँ 13, 14। यह हो दो संख्याएं। क्लियर हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार से द्विघात समीकरण बनाई और द्विघात समीकरण को हल कर दिया। अब चलिए इसका अथवा वाला पार्ट भी कर लेते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, अथवा, तो आपको थोड़ा सा पेपर में ऐसी स्वतंत्रता होती है कि या तो ये करें या ये करें, कुछ क्वेश्चनों में होता है ऐसा, वो भी आपके लिए अच्छा है। कई बार होता है कि एक पार्ट की आपको तैयारी, एक पार्ट आपको नहीं आ रहा है परंतु उसका अथवा वाला पार्ट आ रहा है, तो ठीक आपका हो जाएगा, क्वेश्चन गलत नहीं होगा फिर। ठीक है, अब मैं इसका अथवा वाला पार्ट भी कर लेता हूं।
अथवा और ये वाला k का मान ज्ञात करो, जिसके लिए द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? द्विघात समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0 के दो बराबर मूल प्राप्त हों। फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हैव द टू इक्वल रूट्स। x में ये दो घात का है द्विघात है ना, द्विघात चर में दो घात का है, तो x के दो मान निकलने हैं। या आप ये कहेंगे कि इस समीकरण के दो मूल होंगे, दो हल होंगे, ठीक है ना। x के दो मान आएंगे जिसके लिए समीकरण 0 हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं हल, या उसके कहते हैं मूल। समीकरण हल कीजिए मतलब चर का मान निकालो, समीकरण के मूल निकालिए मतलब x के मान निकालने हैं। आया समझ में? तो ये द्विघात समीकरण है, इसमें k का मान निकालना है। इस द्विघात समीकरण के दो बराबर मूल हैं। मूल के हैं? दो बराबर है, मतलब x के जो दो मान आएंगे वो बराबर है। अब ध्यान दीजिए, मेरे पास द्विघात समीकरण आप जानते हैं ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। ये द्विघात समीकरण है, इसके यदि दो बराबर मूल हैं, दो बराबर मूल आप समझ रहे हैं, x के दो मान आने हैं। इस समीकरण के हल में x के दो मान आएंगे, वो x के दो मान क्या हों? बराबर हों। x के मान बोलो या उनको मूल बोलो, एक ही बात है, या समीकरण का हल एक ही बात है, ठीक हो गया। तो दो बराबर मूल की स्थिति में होता है b² माइनस 4ac बराबर 0। यदि किसी द्विघात समीकरण के लिए b² माइनस 4ac बराबर 0 हो जाता है, तो उस द्विघात समीकरण के दो बराबर मूल होते हैं, मतलब दो हल आएंगे, दो हल तो आएंगे ही, द्विघात है ना, वो बराबर होते हैं, सेम, ठीक है ना। तो इस समीकरण का अब इसकी तुलना इससे करिए, ठीक है। समीकरण इसको लिख देता हूं मैं 1, इसको लिख देता हूं मैं 2। ये तो द्विघात समीकरण हमको दी हुई है क्वेश्चन में है, एक द्विघात समीकरण मैंने ये लिख दिया, ये मानक समीकरण है। तो समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर समीकरण 1 की समीकरण 2 से तुलना करने पर इन दोनों का कंपैरिजन करिए, तुलना करिए। x² तो a बराबर 2, तो a बराबर हो गया 2। x का गुणांक है b, x का गुणांक है k, ठीक है। x का गुणांक k है, x का गुणांक b है, इसका मतलब b बराबर k। और तीसरी बात है कि यहां c और यहां 3 है, इसका मतलब c बराबर 3। क्लियर हो गया क्लियर हो गया ना। a का मान इस समीकरण के लिए a का मान आ गया 2, b का मान आ गया k और c बराबर 3 हो गया, ठीक है। द्विघात समीकरण के दो बराबर मूल हैं, ये दिया हुआ है बच्चों, दो बराबर मूल हैं। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसके दो मूल बराबर हैं, तो उसके लिए इक्वेशन हो जाता है b² माइनस 4ac बराबर 0। b² माइनस 4ac बराबर 0। यदि द्विघात समीकरण के मूल समान हैं, उसके जो हल आ रहे हैं वो दोनों समान हैं, ठीक है। तो ये संबंध होना चाहिए, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये बात होनी चाहिए,
तब जाके मूल समान होंगे। अब बी क्या है यहाँ पर, बी है के, तो हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए है 2 और सी है 3। ठीक है बच्चों, तो मैंने यहां मान रख दिया सब, आप देख रहे हैं। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4 सी में मैंने मान रख दिए। बी का मान के है, ए का मान 2 है, सी का मान 3 है। तो के स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8, 24 हो गया, 4 दूने 8 24। तो के स्क्वायर माइनस वहाँ जाएगा तो प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 24। के स्क्वायर 24 हो गया, तो के स्क्वायर 24 है। तो यदि आप के का मान निकालना चाहते हैं तो इसका वर्गमूल आएगा, परंतु प्लस माइनस लिखना पड़ता है, ये आप जानते हैं। प्लस माइनस लिखना पड़ेगा। के इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 24। ठीक है ना, के स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, के बराबर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 24। तो के बराबर कितना हो गया, ऐसे तो लिखते हैं ना, ये तो आपको आता है ना। के स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, के का मान निकालेंगे तो इसका वर्गमूल हो जाएगा, स्क्वायर रूट होगा पर प्लस माइनस के हिसाब से होगा। जैसे माना कहीं पर है एक्स स्क्वायर बराबर 9, तो एक्स बराबर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9, तो एक्स बराबर प्लस माइनस वर्गमूल 9 होता है 3। तो एक्स के दो मान निकल गए, एक +3 और एक एक्स बराबर -3 है। तो ऐसे यहाँ पर भी है। तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस, इस 24 को लिख दूंगा मैं 6 × 4, 6 चौके 24। ऐसा मैंने क्यों लिखा कि वर्गमूल आसानी से निकल जाए। तो चलो अब यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, आप देखिए जिससे आपको स्पष्ट दिख जाए सब कुछ। तो k इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 × 4। तो k बराबर 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, इसका तो वर्गमूल पूरा नहीं निकलता। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर रूट 2, तो इसको लिख दूंगा प्लस माइनस 2 तो बाहर लिख देता हूँ, 4 का वर्गमूल, और इसको यही रहने देता हूँ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6। तो आपको k का मान ज्ञात कीजिए, k का मान ज्ञात कीजिए, k का मान निकालिए, क्योंकि इस द्विघात समीकरण में ये जो k था ना, इसके बारे में पता नहीं था। तो k का मान निकल गया डियर स्टूडेंट प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब समीकरण के मूल समान होते हैं तो कई बार इस रूप में भी प्रश्न पूछा जाता है, समीकरण के मूल समान हैं, द्विघात समीकरण के मूल समान हैं, तो ये वाली कंडीशन लगानी पड़ती है, b² - 4ac बराबर 0। ठीक है, आइए और भी क्वेश्चन देखते हैं।